अच्छे तिमाही नतीजों ने अमेरिकी बाजारों में भरा जोश। आधे % की मजबूती के साथ S&P रिकॉर्ड ऊंचाई पर, लेकिन एशियाई बाजारों की सपाट शुरुआत। SGX निफ्टी है लेकिन बेहद मजबूत। अब निवेशकों को मिलेगा सीधा विदेशी शेयरों में F&O ट्रेडिंग का मौका। NSE पर 24 जुलाई से शुरू होगा 15 ग्लोबल शेयरों में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कारोबार। आज आएंगे ACC के नतीजे। मुनाफा 18% बढ़ने की उम्मीद, लेकिन मार्जिन पर दिख सकता है दबाव। जुबिलेंट फूड भी आज ही पेश करेगा अपने नतीजे। जीएसटी काउंसिल की समीक्षा बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी राज्यों के वित्त मंत्री। बैठक में उठ सकता है तंबाकू पर सेस का मुद्दा। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। 16 नए बिल पेश करेगी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति। और राष्ट्रपति पद के लिए आज होगी वोटिंग। एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार हैं मीरा कुमार। फिर से है आज हफ्ते की शुरुआत में रिकॉर्ड्स बनने का दिन। रिकॉर्ड्स तो बनेंगे, लेकिन सवाल तो वही है, क्या आज 10,000 निफ्टी पर दिखेगा? लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और CEO संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। और ज्वाइनरी कैपिटल के अविनाश गुरक्षकर कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इसी स्टूडियो में। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर कितनी शानदार है। जी हां, खुलते ही देखिए नए लाइफ टाइम हाईस पर मार्केट खुलेगा और 36 अंक की बढ़त SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। यूएस की तस्वीर बहुत ही शानदार। शुक्रवार को एक बढ़िया सेशन देखने को मिला, वहां पर भी रिकॉर्ड स्तर छूने का सिलसिला और नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है, और उसी से क्यों ले रहा है। आज के एशियाई बाजार, हांगकांग के बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छी बढ़त के साथ बाकी सारे एशियाई बाजार कारोबार कर रहे हैं। तो अनिल, 10,000 आज ही हो जाएगा लग रहा है? इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता कि 10,000 छूने के लिए आपको जो चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो, फ्लोज बेहतर हो, सेंटीमेंट स्ट्रांग हो, मॉनसून बढ़िया है, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। और ऐसे में संभावना तो पूरी है कि उसकी और हम तेजी से बढ़े, उसके आसपास तो पहुंचे ही पहुंचे। अब एक वो जादुई आंकड़ा है, बस छूने भर की देर है। लेकिन जहां तक आज का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जहां ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, FIs के डेटा पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के डेटा न्यूट्रल से हैं। F&O में जरूर थोड़ी सी सावधानी के संकेत है, जो हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन टेक्निकल्स काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं और सेंटीमेंट तो बेहद मजबूत है ही। तो ये आज के फैक्टर्स हैं। लेकिन जहां तक आज के बाजारों का सवाल है, 2 लेवल्स आज अहम हैं आपके लिए निर्णायक तौर पर। निफ्टी पर 9,900 और बैंक निफ्टी पर 23,900। उससे पहले बता दूं कि 10,000 का लेवल निफ्टी के लिए बेहद अहम है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और आंकड़ों के लिहाज से। और वैसा ही एक बेहद अहम लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 24,000 का, दोनों ही तरह से, मनोवैज्ञानिक स्तर के लिहाज से भी और डेटा के लिहाज से भी। लेकिन जहां तक आज सिर्फ आज की ट्रेडिंग का सवाल है, 9,900 आपके लिए निफ्टी पर निर्णायक लेवल होगा और बैंक निफ्टी पर 23,900 निर्णायक लेवल होगा, जो कुछ पोजीशंस बनकर आई है शुक्रवार को। निफ्टी 9,800 और बैंक निफ्टी 23,675 के नीचे बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स, उनके लिए क्लोजिंग बेसिस पर जो स्टॉप लॉस है वो निफ्टी 9,800 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तब पहला संकेत कमजोरी का देगा। और बैंक निफ्टी कमोबेश कर सकते हैं कि 23,700 के नीचे बंद होगा तो पहला कमजोरी का संकेत देगा। जब तक इसके ऊपर बंद हो रहा है तब तक घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, घबराने की जरूरत तो नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और वो इसलिए कि पुट कॉल रेशियो 1.5 पर आ चुका है। ये मल्टी ईयर हाई है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर शायद ही कभी गया हो पुट कॉल रेशियो, या एक आध बार गया हो तो अलग बात है। तो इसका मतलब साफ है कि बाजार शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हैं। और अगर आज और मजबूत खुलकर बाजार 10,000 की तरफ बढ़ते तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि बाजार ओवरबॉट होते हुए दिखेंगे। अब तक तो लगभग हर ओकेजन पे बाजार ने पुट कॉल रेशियो को रेस्पेक्ट किया है, उसके लिहाज से एक करेक्शन दिया है। लेकिन इस बार बात थोड़ी सी अलग इस लिहाज से कि लिक्विडिटी फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट्स भी हैं। तो ऐसे में हो सकता है बाजार ज़्यादा न गिरे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कम से कम फ्रेश खरीदारी की पोजीशन बनाने के लिए आप सावधान रहें। और ये ऊपरी स्तर निफ्टी पे 10,000 के आसपास के होंगे। तो 10,000 10,200 के बीच में कहीं न कहीं निफ्टी शायद थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आए, जिस तरह की पोजीशंस ओवरबॉट होती हुई दिख रही है। जहाँ तक सिर्फ आज की ट्रेडिंग का सवाल है, 9,840 जो शुक्रवार के लोज के आसपास का है, वहाँ पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। टारगेट के तौर पर 3 टारगेट हैं।
पहले तो 9,950 का शायद उसके आसपास हम खुलें, उसके बाद 9,975 और 10,000, ये तीनों ही 25-25 पॉइंट की रेंज वाले टारगेट जो हैं वो आज के लिए आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 23,750 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। 24,000 और 24,200 बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का लेवल होगा। इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक निफ्टी पर वीकली एक्सपायरी जो इस गुरुवार को एक्सपायरी होगी उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 23,900 के पुट पर है और 24,000 के कॉल पर। तो बैंक निफ्टी के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो 24,000 के ऊपर निकलने पर शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा, 23,900 के नीचे आने पर थोड़ी सी तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन कम हो सकती है और इसीलिए 23,900 को स्टॉप लॉस के तौर पर चुना है। जो सेक्टर्स आज दिख रहे हैं मजबूत, फार्मा, बैंक्स और एनबीएफसी, ये इन 3 सेक्टर पर मुझे लगता है कि आज फोकस रखना चाहिए। चलिए, तो फार्मा, बैंक, एनबीएफसी पर फोकस रखिए। बागले साहब से पूछते हैं कि आज वो 5 डिजिट का टारगेट, जी हाँ 10,000 का टारगेट निफ्टी पर दे रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कॉल है निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल मॉर्निंग जी। सर। 10,000 का तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ एक कंपैरिजन देता हूँ। बैटिंग करता है कोई बैट्समैन 90 में है तो वो जो टेंशन है, वैसे ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली, इन्वेस्टर या पोजीशन ट्रेडर्स को कोई तकलीफ नहीं है, तो वो हो सकता है और हमको आई थिंक डेटा को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरिश हूँ, मेरे चारों बाय कॉल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। मेरा आज का टारगेट होगा 9960, तो शायद हम आज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज नहीं होगा तो वैसे कल या परसों होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 9845, टारगेट होगा 9960 और बैंक निफ्टी 23,850, 24,250। मुझे बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। चलिए, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, तो अगर दोनों में तेजी करनी हो तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर पॉइज्ड है इस समय। तेजी कितने बाय कितने सेल सर? चारों बाय है। चारों बाय। चलिए, तो कौन से हैं वो आइडियाज पूछते हैं बागले साहब से, लेकिन पहले बात करते हैं एफआई और डीआई के डेटा की। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि 31 मई के बाद से अब तक सबसे बड़ी एक दिन की खरीदारी शुक्रवार को कैश मार्केट में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करी है। जी हाँ, करीब करीब 750 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 136 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। एफआईज आखिरी में कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी करते हुए, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है हम तो, और मैंने उम्मीद नहीं की थी और इसी वजह से थोड़ा आज कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखा है कि 10,000 की तरफ बाजार बढ़ना चाहिए, क्योंकि एफआईज का 675 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा स्क्रीन पर दिखा नहीं। बाजार फ्लैट बंद हुए हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़े ब्लॉक्स हुए हों, ब्लॉक डील्स भी मुझे नजर नहीं आ रही कि जिसमें एफआईज बड़ा खरीद कर गए हों। इसका मतलब क्लियर कट है कि कैश मार्केट में बिकवाली हुई और ट्रेडर्स थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर सावधान हो रहे हैं बजाय ट्रेडर्स के एफआईज खरीदे। और ये एक अच्छी बात है कि अगर ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना खरीदें, उसका रीज़न हो भी सकता है कि शुक्रवार का सेशन था, वीकेंड सेशन है, तो ट्रेडर्स थोड़ी सी बिकवाली करके गए हों। दूसरी बात ये भी है कि 10,000 के आसपास भी घरेलू फंड्स की कोई खास बिकवाली का प्रेशर है नहीं। मुश्किल से 136 करोड़ के उनकी कैश मार्केट में बिकवाली है, तो आंकड़े उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है। दूसरी अच्छी बात है कि इंडेक्स फ्यूचर्स जरूर एफआईज अब थोड़े दिनों से बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलिए थोड़ी हेजिंग तो रखनी चाहिए। 300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, लेकिन सामने फिर से 50 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। तो नेट स्टॉक्स में एफआईज की तरफ से 750 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई, जो कि अच्छी बात कही जाएगी। तो कुल मिलाकर फ्लोज के लिहाज से डर नहीं है। चलिए, क्योंकि आप 3 तरह से देखते हैं फ्लोज को, एफआईज, घरेलू फंड और ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स के फंड्सों को आप कम अहमियत भले ही दें, लेकिन अगर कभी घरेलू फंड बेचने के मूड में आए एफआईज खरीद रहे हैं, कभी एफआईज बेचने के मूड में आए घरेलू फंड, तो इंस्टीट्यूशनल फ्लोज जो है वो मैच हो रहे हैं। और इन लेवल्स के आसपास भी कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये पैनिक नहीं है या एफआई को पैनिक नहीं कि बहुत बढ़ गए हैं, बहुत महंगे हो गए इसलिए बेच कर निकल जाएं। तो ये एक सबसे बड़ा कंफर्ट है। और इस वक्त बाजार में कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि बाजार ओवरबॉट बहुत हो चुके हैं या फिर बहुत बबल वाली सिचुएशन है। तो ये एक अच्छा संकेत, और इससे सबसे बढ़िया कंफर्ट ये आता है कि निचले स्तरों पर फिर से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो बढ़िया आंकड़े, इससे बढ़िया आंकड़ों की आप उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल। चलिए, तो आंकड़े बहुत ही शानदार है और खास तौर पर एफआईआई का इतनी बड़ी खरीदारी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली साबित होगी आज के मार्केट के लिए। बागले साहब बताइए, 2 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे फिर आज? हेमंत, आज सी अल्फाबेट है मेरे लिए। अच्छा। पहला तो बाय है CESC में, जिसमें मुझे कल फ्राइडे को ब्रेकआउट दिखाई दिया। 888 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 3 से 4 दिन का टारगेट है 936। दूसरा है कैडिला। फार्मा में हमने स्ट्रेंथ देखी थी पिछले हफ्ते के एंड में, मुझे लगता है वो कंटिन्यू होगी। कैडिला में बाय करने की सलाह दूंगा 523 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 546। चलिए, तो कैडिला और CESC के ऊपर आज नजर रखिएगा। बाकी के 2 भी सी वाले ही हैं या कोई और है? और एक सी वाला है। एक सी वाला भी और बाकी है। चलिए, कौन सा है वो बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन पुट कॉल रेशियो सबसे कमजोर कड़ी इस पूरी तेजी की, या कहें सबसे मजबूती के साथ जो बढ़ रहा है, उससे थोड़ा घबरा रहे हैं लोग। 1.5 के आसपास
आप तो बहुत अनकंफर्टेबल होंगे। मैं तो हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे एक कॉम्बिनेशन चाहिए जहाँ मैं बहुत ठोक बजा के कह सकूँ कि सब बेच दीजिए, ट्रेडिंग पोजीशन, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट बेचने का तो पुट कॉल रेशियो से इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो लेवल क्या होगा, वो 3 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ आज 2 के बजाय। एक तो है आपका पुट कॉल रेशियो इस लेवल के ऊपर कोई भी हो, वो ओवरबॉट ही है। दूसरा लेवल है 10,000 का सेकंड कॉम्बिनेशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन विक्स का। अगर 10.5 से 10.7 10.75 की रेंज में विक्स हो, यानी कि यहाँ से विक्स 4 से 5% घटे, क्योंकि 11.17 पर विक्स बंद हुआ है, तो विक्स बॉटम बनेगा आपको 10.5 से 10.7 के बीच में। विक्स जनरली 10.5 के आसपास बॉटम बनाता है। पुट कॉल रेशियो हाईएस्ट लेवल पर है, मार्केट कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास। अगर ये हो भी जाता, आराम से करेक्शन इससे पहले भी हो जाता, लेकिन हेमंत करेक्शन नहीं होने के पीछे वजह ये हो रही कि जो पोजीशंस कॉल्स में बनी हुई है वो ज्यादा नहीं है, जो पुट में बनी हुई है वो ज्यादा है। यानी कि कॉल्स में अभी भी जो बिकवाली हुई है, मंदी की पोजीशन है, वो तेजी की पोजीशन के मुकाबले में कम है। उतने ज्यादा शॉर्ट्स नहीं है लोग जितना जो इस कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए कि जहां से बाजार यू टर्न ले ले। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हो सकता है एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाजार डेटा, लिक्विडिटी फ्लो इतना स्ट्रांग है कि बाजार डेटा को रिस्पेक्ट ना करे या देर से करे, वो एक संभावना हमेशा रहती है, जो इस वक्त भी कुछ हद तक हो रहा है। आपको खाली सावधान रहना है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जहां मिल जाए वहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लें, इंतजार करें, या कम से कम इतना तो करें कि फ्रेश तेजी की पोजीशन ना बनाएं। करेक्शन कितना आएगा पता नहीं, अब तक तो 50 से 75 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन आता नहीं है। अगर 10,000 से हम रुक गए और यहीं से करेक्शन किया तो करेक्शन की जगह 200 पॉइंट से ज्यादा की नहीं है। लेकिन अगर इस फ्लो में हमने 10,000 को जोर से पार कर लिया और उसके बाद 10,100 से 10,200 की रेंज में अगर बाजार ने टॉप बनाया और वहां से करेक्शन दिया, तो फिर वो करेक्शन 400 पॉइंट का, 300 पॉइंट से 500 पॉइंट का निफ्टी में हो सकता है। तो करेक्शन जितना जल्दी आए उतना छोटा होगा, जितना लेट आए उतना बड़ा होगा, शार्प होगा, फास्ट होगा। तो ये ट्रेडर्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब कब हो सकता है ये भविष्यवाणी करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन होगा, ये बात पक्की है। अब आज के लेवल्स पर आ जाते हैं। क्यों 9,900 आपके लिए आज निर्णायक लेवल है? पहली बात, 9,900 के पुट पर 42 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल्स पर 45 लाख शेयर का, यानी कि बराबरी का मामला है, दोनों तरफ रस्साकशी वाला मामला। अब होगा क्या, आज नए हाइस के पार निकल कर आप खुलेंगे, 9,900 को पार कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स फिर से अपर हैंड में हो जाएंगे, फिर वो चाहेंगे कि 9,900 के नीचे दिन के दौरान निफ्टी वापस जाए नहीं। दूसरा रीजन ये कि 9,900 के पुट में शुक्रवार को 20 लाख शेयर एक साथ जुड़े, और ये बड़ी बात है। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसा 9,800 पर हुआ था। 9,800 को पार करके बंद होने के पहले ही आप इतना बड़ा एडिशन देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स कितने कॉन्फिडेंट है, कितने मजबूत हैं। और 2 दिनों में तो लगभग 33 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि 9,900 एक बार क्रॉस होकर टिक गए तो फिर उसके नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, और तब शॉर्ट कवरिंग और एग्रेसिव होती दिखेगी, जो निफ्टी को जहाँ से खुलेंगे वहाँ से 25-30 पॉइंट तो और आसानी से ऊपर ले जा सकती है। ये तो होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मामला ये है, इस वीकली एक्सपायरी में आप देखेंगे तो पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 23,900 पर और कॉल्स में है 24,000 पर, और आप उसके बीचों बीच कल जाकर बंद हुए हैं, शुक्रवार को। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि 100 पॉइंट की रेंज में ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा हाईएस्ट। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर बैंक निफ्टी आज खुलते 24,000 के पार निकल गया, टिक गया, तो बैंक निफ्टी में भी एक शॉर्ट कवरिंग का केस बनता है, और वो हो सकता है। 23,900 के नीचे जाने पे ही तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़ा सा घबराएंगे। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा पीछे से चलना शुरू किया है, 2 ही दिन हुए, लेकिन मजबूती बैंक निफ्टी में ज्यादा नजर आ रही है। और जिस तरह से कल अचानक से 10 पॉइंट के डिस्काउंट से 40 पॉइंट की प्रीमियम पर शुक्रवार को बैंक निफ्टी आया, वो जबरदस्त है। तो डेटा इसमें कोई डाउट नहीं है, हर तरह से पॉजिटिव साइड पर। सिर्फ एक ही रिस्क है जो मैंने आपको बताई कि बाजार थोड़े ओवरबॉट होते दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो आपको ये करना है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का अंदाजा लगाएं। तेजी करने के लिए या तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ करें, क्वांटिटी कम कर लें, और रिस्क को ध्यान में रखकर करें। और ये रिस्क आपको अगले 1-2 दिनों में बन सकती है। ओवर लीवरेज ना हो, बस वो ज़्यादा सही है कि ज़्यादा आप लीवरेज होकर अपनी पोजीशन बना लें एफएनओ में, वो नहीं इस समय होना चाहिए। लेकिन रिकॉर्ड स्तर बनने के हम बिल्कुल करीब हैं। वागले साहब से पूछेंगे बाकी के 2 आइडियाज़। अविनाश गुरक्षकर जी भी हमारे साथ अब शामिल हो चुके हैं, उनसे जानेंगे उनकी रणनीति क्या है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद हम आपको ये बताएंगे कि 5 एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे सुर्खियों में।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट चार्ट देखकर क्या सजेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अंदाटी सिक्योरिटीज के जय ठक्कर कह रहे हैं कि तेजी का ध्यान रखिए, 9950 का टारगेट है, 9825 का स्टॉप लॉस रखिए। मनीष शर्मा खरीदना चाहता है निफ्टी 9880 के करीब और टारगेट उनका भी सेम है 9950, स्टॉप लॉस 9840। मोदित गोयल का टारगेट भी हूबहू 9950 की बात उन्होंने भी कही है, 9850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस और टारगेट लगभग सेम है। सुमित जैन के कहने की निफ्टी खरीदिए 9837 पर लगाइए, स्टॉप लॉस 9950 के लक्ष्य के लिए। वाह, सुमित बगड़िया कह रहे हैं देखिए 9950 भी छुएगा और जी हाँ 5 डिजिट में भी निफ्टी आज जाने वाला है। तो इकलौते एक्सपर्ट जो 9950 के ऊपर और 10,000 के टारगेट की भी बात कर रहे हैं, 9840 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 में से पांचों बुलिश और एक एक्सपर्ट सुमित बगड़िया कहते हुए कि 10,000 का निफ्टी होगा आज। रेंज जो दिख रही है वो बेहद साफ है, 9825 से 9850 की रेंज में निफ्टी लेगा मजबूत सपोर्ट। इन लेवल्स पर रखिएगा आप अपना स्टॉप लॉस और ऊपरी स्तर पर पांचों एक्सपर्ट्स एक ही लेवल दे रहे हैं और वो है 9950 का, और अगला लेवल अगर उसके पार निकले तो वो होगा 10,000 का, जो सिर्फ सुमित का। तो बाकी 4 एक्सपर्ट की लेवल्स ऊपरी स्तरों पर 9950 के ऊपर के नहीं आ रहे, ये थोड़ा सरप्राइज है। चलिए तो इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में। आइए देखते हैं 5 का पंच। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर के तहत मुजफ्फरनगर में इनकी एक यूनिट है, वहां पर काम काज रोकने को कहा है और उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य सरकार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये प्लांट ना चलाए। आईजीएल पर रखिए नजर। देखिए गुड़गांव, जिसको अब गुरुग्राम कहते हैं, वहां पर अब ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिछाएंगे और इनको हरियाणा सरकार की मंजूरी मिली है। तो आईजीएल में तेजी हो सकती है आज के दिन। डीसीबी बैंक मजबूत नतीजे जैसा कि उम्मीद थी पेश किए हैं। 38% मुनाफा बढ़ा है, 47 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 32% की बढ़त देखने को मिल रही है और यहाँ पर मार्जिन जो NIM जिसे आप कहते हैं 4.05 से बढ़कर 4.23%, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। थोड़ी सी ग्रोस और नेट NPA लेवल में हल्की सी बढ़त दिखी है। ग्रोस NPA तो कह सकते हैं सेम ही है, 1.72 से 1.74, कोई खास फर्क नहीं, और नेट NPA भी 0.87 से 0.92% हुए। तो यानी कि कुल मिलाकर नंबर्स अच्छे कहे जाएंगे। नजर रखनी चाहिए आपको नवीन फ्लोरीन पर भी। मफतलाल इंडस्ट्रीज के करीब 6.85 लाख शेयर्स बेचने को बोर्ड ने मंजूरी दी और ये बेचे जाएंगे नोसिल को। तो इंटर प्रमोटर ट्रांसफर होगा आप कह सकते हैं, और रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है प्रमोटर अपने पूरे शेयर होल्डिंग की, तो वो होता हुआ इस ग्रुप में दिख रहा है। तो इन तमाम शेयरों पर रखिएगा नजर। नवीन फ्लोरीन, नोसिल, मफतलाल इंडस्ट्रीज रहेंगे एक्शन में आज। एल्केम लैब्स इस कंपनी के लिए अच्छी राहत भरी खबर, और ये आती हुई दिख रही है US FDA की तरफ से। 10 से 14 जुलाई के बीच में US FDA ने इनकी तलोजा यूनिट की जांच की थी और जांच करने के बाद किसी तरह का कोई फॉर्म 483 ये इशू नहीं किया। फॉर्म 483 में जो कुछ भी आपत्तियां होती है वो दी जाती है, और अगर वो इशू नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि US FDA को इस जाँच में कोई आपत्ति नहीं मिली। तो आजकल तो यही पॉजिटिव है कि US FDA जाँच करे और कुछ ना कहे। तो कुल मिलाकर एल्केम के लिए एक राहत भरी खबर। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब और अब अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त, और शुरुआत उनसे की जाए। सर बताइए क्या क्या खरीदना चाहते हैं आज 10,000 के आसपास? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट अनिल जी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्लोबल मार्केट्स ने क्लोजिंग दी है, आई थिंक डेफिनेटली सेंटिमेंट तो बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली लग तो रहा है कि 10,000 जरूर छुएगा आज या कल में, बट डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए मेटल स्पेस में हमको हिंडाल्को पसंद है और डोमेस्टिक ऑटो सेक्टर में हमको मारुति पसंद है। हमको लग रहा है कि अच्छी बारिश और होपफुली रूरल सेक्टर से ग्रोथ मोमेंटम इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मारुति कैन बी अ गुड बाय इवन एट द करंट लेवल्स। और सीमेंट में हमको लग रहा है कि ACC और हेडलबर्ग सीमेंट पे नज़र रखनी चाहिए। ACC के तो आज नतीजे हैं, बट हेडलबर्ग सीमेंट में डेफिनेटली हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो ACC के नतीजे आज, अल्ट्राटेक के कल। सीमेंट स्पेस अट्रैक्टिव लग रही है अविनाश को। वागले साहब 2 स्टॉक्स आपने बताए, बाकी के 2 भी बताइए। CESC, कैडिला, वो C अक्षर, वो तीसरा वाला कौन सा है? हेमंत, तीसरा है चेन्नई पेट्रो। आई थिंक इसका जिक्र हमने फ्राइडे को भी किया था, मुझे अच्छा लग रहा था। वीकली पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं ये बाय करने की सलाह दूंगा। 389 का स्टॉप लॉस होगा, 3 से 4 दिन या 5 दिन का टारगेट होगा 423। और मेरा लास्ट स्टॉक है PTC, वो हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं और आपने जो 105 पे आइडेंटिफाई किया था, शुरुआत आपने की थी,
108 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 132। इसमें एक फ्रेश मूव, ट्रेडिंग मूव की तैयारी लगती है मुझे जी। फ्रेश मूव की तैयारी मतलब मतलब वो सॉरी आई टेक बैक माय वर्ड्स, नहीं एक्सटेंडेड मूव की तैयारी लगती है। नहीं, मेरा पर्पस वो नहीं था। मेरा पर्पस है कि अगर आप 115 पे फ्रेश मूव बोल रहे हैं तो कितना और भाग सकता है, मैं वो जानना चाहता हूँ। एज ए ट्रेडर 132 का मेरा टारगेट है, जो ये मुझे लगता है ये हफ्ते में आ जाना चाहिए। वाह, क्या तेजी हुई है, जबरदस्त। और शुक्रवार को थे ना डीडी शर्मा साहब हमारे साथ 180 की बात कर रहे थे। अच्छा यहाँ, अच्छा फ्रेश मूव तो तभी आया था। एक मिनट जरा चार्ट दिखाइए शुक्रवार का, अब याद आया। और आपने ही पकड़ा था कि हाँ ये देखिए, ये 3:15 बजे के आसपास शर्मा साहब जुड़े थे, तब मैंने कहा कि भाई शर्मा साहब आपने जो ये स्टॉक रिकमेंड किया कल का बाजार में, उसके बाद देखिए किस तरह से भागा। और उस वक्त फिर यस करेक्ट, वहां से फ्रेश मूव की तैयारी। चलिए 130 तक जाने की तैयारी, क्या फंडामेंटली मजबूत स्टॉक। और वैसे भी 10,000 की निफ्टी के आसपास कहाँ ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो दमदार प्रदर्शन करने वाले हों। एक और स्टॉक कर्नाटक बैंक और डीसीबी, दोनों की साथ ही बात कर लें। नतीजे आ चुके हैं शनिवार को, और कर्नाटक बैंक के तो नतीजे ढीले दिख रहे हैं। डीसीबी के में भी थोड़ा सा ऐसे ऑन द फेस ऑफ नतीजे दिख रहे हैं, ठीक ही है, लेकिन हो सकता है डिटेल में देखना पड़े। तो नतीजों के बाद दोनों बैंक्स पे आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे ख्याल से अगर दोनों बैंक्स के नतीजे देखें तो डीसीबी के नंबर डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इस क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हुई है, तो ये डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। बट कर्नाटका बैंक में हमने देखा है कि डेफिनेटली एसेट क्वालिटी और प्रॉफिट ग्रोथ शायद इतना ठीक ठाक नहीं आया है कंपेयर टू डीसीबी बैंक। तो मेरे ख्याल से डीसीबी बैंक में ज़रूर थोड़ा बहुत आज अपटिक हमको देखने को मिल सकता है। रही बात कर्नाटका बैंक की, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉफ्टनेस जरूर इस काउंटर में आज देखने को मिल सकता है। चलिए, तो अब इन पर रखिएगा नज़र। ग्रुप फाइनेंस के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो नतीजों के लिहाज से ये ऐसे सेक्टर वाले शेयर जो फाइनेंशियल सेक्टर से तारुकार रखते हैं, और यहाँ पर आप देखिए आज अच्छी तेजी ग्रुप फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। गौरव बिस्सा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज अप्रोच करेंगे। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कॉल है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए निफ्टी एक कंसिस्टेंटली न्यू हाई बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंड भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो रही है। तो अगर डिप्स अगर आते हैं तो ही मैं इसमें बाई की सलाह दूंगा। मैं 9,900 के ऊपर अगर ओपन होता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाइंग, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। 9950 आज इंट्राडे में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएंगी, और निफ्टी वापस एक बार 1-2 दिनों के अंदर रिट्रेस कर सकता है 9870 9860 के लेवल्स, वहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें तो बेहतर होगा। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी ने अभी एक ब्रेकआउट दिया है, 23,900 का एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 24,200 24,250 तक के लेवल से बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो 100-150 रुपये के स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में रिस्क कम है, मुनाफा ज्यादा होने की संभावना, ये मानते हैं गौरव। तो तेजी करनी है तो वहां पर करें, 9,950 के आसपास इसके ऊपर रहेंगे, सावधान। लेकिन गौरव बताइए स्टॉक्स वहां पर कहाँ आप एकदम कंफर्टेबल है कि चलिए हाँ यहाँ खरीदारी करने में कोई डर नहीं? देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो बढ़ते ही जा रहे थे या थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ फिर एक अच्छा मोमेंटम मिला है। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन के साथ में स्टॉक्स आए हैं बड़े। एक पहला जो उसमें नाम है वो है कैनरा बैंक का, जहाँ पे अगर हमने देखा है कि निचले लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी 340 के आसपास, अभी 360 के ऊपर इसमें अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बनना शुरू हो चुके हैं। 370 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, ये अगर पार करता है तो मुझे लगता है 15-20 रुपये आपको बहुत ईजिली देखने मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। 364 का स्टॉप लॉस होगा, 374 का इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा है सन फार्मा फ्यूचर्स, ये अगर आप देखेंगे तो भले ही काफ़ी एक 510 520 से ये 570 तक का लेवल आपको दिखा चुका है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरे फार्मा स्टॉक से तो इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं लेकिन प्राइस एक्शन हुआ नहीं है। यहाँ पे काफ़ी एक सेफ ट्रेड लग रहा है मुझे। यहाँ पे आप 1% की स्टॉप लॉस से आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 567 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में आपको जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 585 का होगा, जो मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में आ जाएगा। 585 अगर होल्ड करता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा। 600-610 आपको यही सीरीज में देखने मिल जाए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है सन फार्मा, में आपको जरूर एक पोजीशन लेनी चाहिए। और वीक में अगर कहें तो पीवीआर लग रहा है, कंसिस्टेंट शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर निफ्टी थोड़ा भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आते, जो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये एक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल नेम्स में से होगा। यहाँ पे आपको 100 रुपये तक एक गिरावट देखने मिल सकती है, जो एक पोजीशन भी होगा 7-8-10 दिन का। लेकिन अगर 2 दिन का ट्रेड अगर किसी को करना है तो 1425 के स्टॉप लॉस से आप इसको बेच सकते हैं। 1350 का इसमें इमीडिएट टारगेट होगा।
और ACC काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीमेंट पैक में अगर सबसे बेहतरीन अगर कोई लग रहा है तो ACC है। बहुत अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, अग्रेसिव इसमें ऑप्शन में बाइंग वगैरह हुई है। यहाँ पे अब 1800 का कॉल ऑप्शन बाइंग होना शुरू हो चुकी है, तो आप यहाँ पे 1800 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 15 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 34 रुपीज़ का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो ACC कुछ देर पहले अविनाश जी भी कह रहे थे कि उनको भी ये शेयर अच्छा लगता है, तो फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है ही और पोजीशंस भी जिस हिसाब से बनी है। आज नतीजों से पहले शुक्रवार को ये शेयर भी पसंद आ रहा है गौरव बिस्सा को, इस पर रखिएगा नज़र। साथ ही कैनरा बैंक जो उन्होंने बताया, आपको बता दूं बुधवार को 19 जुलाई को कैनरा बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर तेजी करने की राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी काफ़ी सारी खबरें हैं जिनके ऊपर आज शेयरों पर एक्शन देखने को मिलेगा, उस सब पर बात करेंगे। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और ये भी हम बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही है, कौन से शेयर पर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश या बेयरिश हैं। और अब फोकस करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। देख लेते हैं इस वीकेंड पर एफआईज ने कितना काम किया है, कितनी रिपोर्ट्स निकाली। और आज हमारे साथ हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता। सोनम, पहले तो शुरुआत कीजिए इन्फोसिस के साथ, कैसी रिपोर्ट्स आई हैं? इन्फोसिस पर काफ़ी अलग अलग रिपोर्ट्स आई है, ऑपोजिट रिपोर्ट्स कह सकते हैं आप। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इन्फोसिस पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 1000 से अब 1020 का लक्ष्य कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको मामूली 5% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक एक बेहद ही टफ मैक्रो एनवायरनमेंट में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। CLSA ने वही इन्फोसिस पर अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 940 रुपए का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 3% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है, जहां उनके मुताबिक पहले तिमाही के आंकड़ों में रेवेन्यूज और मार्जिन उम्मीद से बेहतर जरूर रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है दोनों रेवेन्यू और मार्जिन के फ्रंट पे, क्योंकि डील विंस कमजोर रहे हैं और साथ ही मार्जिन पर भारी प्रेशर देखने को मिलेगा और इसलिए वो वित्त वर्ष 2018 के EPS एस्टिमेट्स को 30 बेसिस पॉइंट से घटा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य 799 का दे रहे हैं। उनको मौजूदा भाव से 18% का डाउनसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक अगले 2 से 3 क्वार्टर में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो बना रहेगा और खास करके मार्जिन पर दबाव दिखाई देगा। नोमरा ने इन्फोसिस पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1000 का दे रहे हैं। उनको मौजूदा भाव से मामूली 3% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक नतीजे काफी अच्छे थे और TCS के मुकाबले वो इन्फोसिस को प्रेफर करते हैं। और फाइनली जेफरीज ने अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1100 का लक्ष्य दे रहे हैं। उनको नतीजे बेहद ही पसंद आए हैं, जहाँ पे उनके मुताबिक इंडस्ट्री में इतने सारे हेडविंड्स के बावजूद कंपनी ने अच्छे नतीजे घोषित किए हैं। उनको मौजूदा भाव से 13% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। अविनाश जी, जिसने अच्छे नंबर्स पेश किए वो भी नीचे, दिन के निचले स्तर पर जाकर शुक्रवार को समाप्त हुआ। जिसने कमजोर नंबर्स दिए थे वो भी नीचे। TCS देखिए डेज लो पर जाकर समाप्ति दी। अब जाहिर सी बात है, पहले तेजी की पोजीशंस बन गई थी इन्फोसिस के नतीजों से पहले और गिरावट देखने को मिली। समझ में यही आ रहा है, क्या करना चाहिए इन्फोसिस और TCS में? खरीदारी करनी चाहिए या दूर रहेंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत IT सेक्टर से तो कम से कम मैं 1-2 क्वार्टर दूर रहूँगा, क्योंकि अभी भी जो मैक्रो हेडविंड्स है वो बहुत चैलेंजिंग है। और हालांकि इन्फोसिस ने गाइडेंस बढ़ा दिया है, आई थिंक TCS के मुकाबले में नंबर्स अच्छे हैं। ये कंसिस्टेंसी आगे वाले क्वार्टर्स में मेंटेन होगी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी US मार्केट से हेडविंड्स चैलेंजिंग है। तो मैं समझूंगा कि डोमेस्टिक थीम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगस्त में पॉलिसी में रेट कट आने की बड़ी उम्मीद है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, ऑटो, NBFCs, ये सेक्टर्स में अभी भी हमको लग रहा है काफ़ी दम है, जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। रिपोर्ट्स ढेर सारी और भी है, लेकिन उससे पहले एक बार इन्फोसिस और TCS पर गौरव आपसे राय लेना चाहता हूं। क्या ट्रेड बनेगा FNO ट्रेडर्स के लिए? क्या ये दोनों ही शॉर्ट है या दोनों में से किसी में गिरावट में खरीदारी करना चाहते हैं? इन्फी मुझे बेटर लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें पोजीशंस बने थे, लॉन्ग पोजीशंस बने थी। यहाँ पे मैं 980 के ऊपर इसको बाय करने की सलाह दूंगा मैं, और तब आपको एक 1000 रुपीज़ तक का ट्रेड मिल सकता है। अगर ये बात की जाए कि पोजीशन ट्रेड जो 30, 40, 50 रुपये का हो तो वो 1000 के ऊपर होगा। 1000 कॉल ऑप्शन में काफ़ी अच्छी काउंट्री में सेलिंग हुई है, तो जब तक ये 1000 पार नहीं करता मुझे फ्रेश मोमेंटम बहुत बड़ा इसमें नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, यहाँ से एक अच्छा ट्रेड हो सकता है छोटे रिस्क रिवॉर्ड में अबव 980। TCS में आप थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सेल कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक 2330, 2300 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2300 के नीचे का अगर आता है तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार ये 2220 या 2200 के लेवल दिखा सकता है। तो मैं थोड़े निचले स्तरों पे इसको सेलिंग की सलाह दूंगा, मैं यहाँ पे नहीं दूंगा मैं। चलिए, तो ये रहा इन्फी और TCS पर।
लेकिन सोनम है हमारे साथ। सोनम बताइए और कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की आज? जुबलिन फूड नतीजों से पहले ही इस स्टॉक पर रिपोर्ट्स आ गई है। CLSA ने जुबलिन फूड पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1250 रुपये का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 7% का अपसाइड दिखाई दे रहा है और वही नतीजे से बेहद ही बुलिश है। उनका मानना है नतीजे मजबूत आएंगे। नए मैनेजमेंट से उनके हाई एक्सपेक्टेशंस है। उनके मुताबिक जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 3% पर आता हुआ दिखाई देगा। उनका मानना है कि इनोवेशंस और कॉस्ट सेविंग पर कंपनी की जो भी कमेंट्री आएगी उससे ही आगे चलकर स्टॉक ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। डॉइचे बैंक ने भी जुबलिन फूड पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1250 रुपये का भी दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये स्टॉक टॉप स्टॉक है या फिर टॉप पिक है कंज्यूमर डिक्शनरी स्पेस में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ITC पे। GST काउंसिल की जो आज बैठक होने वाली है डिस्कस करने के लिए कि सिगरेट पर GST के दाम का किस तरह का असर पड़ा है। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो री रेटिंग है वो कंटिन्यू होती दिखाई देगी। GST के कारण टैक्स कम हुआ है सिगरेट्स पर, उसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। सिर्फ अगले बजट में सिगरेट के टैक्सेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये एक बड़ा रिस्क बना रहेगा। नॉमरा ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1250 रुपये का दे रहे हैं। उनका मानना है जो एनालिस्ट मीट हुई थी IDFC ग्रुप मर्जर पर डिस्कस करने के लिए, उनका मानना है जो माइनॉरिटी शेयर धारक है वो इस मर्जर को सपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि वो एक हाई प्रीमियम की मांग करेंगे और इसका थोड़ा सा दबाव पड़ सकता है, लेकिन वैल्यूएशंस इस वक्त काफी रिजनेबल दिखाई दे रहे हैं। फाइनली सिटी ने IGL पर अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य बढ़ा दिया है। 1250 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1330 रुपए का कर दिया है। उनको स्टॉक में मौजूदा भाव से 18.5% का जंप दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक गुड़गांव मार्केट में कंपनी अगर एक्सेस कर पाएगी तो इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान है क्योंकि बेस अच्छा खासा रहा है और पहले तिमाही नतीजे बेहद ही मजबूत रहेंगे। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं ढेर सारी और खास तौर से एक तो जुबिलेंट फूड पर रिजल्ट से पहले ही रिपोर्ट्स देने की जल्दबाजी लग रही है। CLSA डॉइश बैंक दोनों ने पहले रिपोर्ट दी, आज नतीजे आने वाले उससे पहले अपग्रेड आ रहे हैं। दूसरा ITC पर रिपोर्ट्स हैं मॉर्गन की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ITC के लिए बता दूं आज क्यों अहमियत वाला दिन है, क्योंकि GST काउंसिल की बैठक जो होने वाली थी 5 अगस्त को वो प्रीपोन करके आज ही हो रही है और उसमें एक मुद्दा ये हो सकता है कि GST लागू होने के बाद सिगरेट के दाम 6 से 8% घटे हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो तंबाकू के विरोधी हैं, सिगरेट के विरोधी, तो वो चाहते हैं कि थोड़े दाम फिर से बढ़ाए जाएं इनके, या तो सेस और कुछ बढ़ाया जाए अगर इस तरह का कोई फैसला होता है। और दूसरा एक टेक्सटाइल सेक्टर भी नज़र में रखिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्सटाइल व्यापारियों का देश भर में आंदोलन चल रहा है, हो सकता है उन्हें किसी तरह की राहत देने के बारे में सरकार सोचे। तो ये 2 सेक्टर हैं जो नज़र में रखने चाहिए। इसमें ITC ये एक स्टॉक है जिस पर एक राय ले ली जाए चार्ट्स पर। वागले साहब, अगर इस खबर के दम पर किसी वजह से स्टॉक नीचे आता है तो खरीदना चाहिए या शॉर्ट बनता है? अनिल जी, शॉर्ट तो नहीं बनता है क्योंकि वीकली मंथली पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है। हमने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लगभग 367-70 का लेवल है, तो 320 आता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 300 के नीचे जाएगा। 3-4 हफ्तों की बात करें, ये वापस 370-380 टेस्ट करेगा। तो चलिए नजर रखिएगा आज ये बैठक का आउटकम क्या निकलता है, कितना सेस लगेगा, ये महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर ये शेयर आज रिएक्ट कर सकता है। IGL, ये भी बताइए गौरव जी, ये कैसा लग रहा है? यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इनको मंजूरी दी है कि गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में ये अब पाइप नेचुरल गैस की सेवाएं दें और वहाँ पर कामकाज शुरू करेंगे। इसमें क्या तेजी बन सकती है? चार्ट्स कैसे लगते हैं, डेटा क्या सजेस्ट करता है? ये डेटा तो काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 या 4 दिन पहले से जब ये 1080-1095 के करीब था तब एक अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशंस बनी थी इसमें भी और MGL में भी। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन मैं इसमें बाय करने की सलाह दूंगा। मैं 1130 के ऊपर थोड़ा सेफ हो जाएगा, तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1118 का होगा। ऊपर आप 1160 के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं 2 या 3 दिनों के अंदर। डेटा काफ़ी स्ट्रॉग है मेरे हिसाब से। 1130 के ऊपर काफ़ी एक सेफ ट्रेड इसमें बनता है। ओके, तो 1100 के ऊपर मजबूत है और आज सिटी की रिपोर्ट भी कारगर साबित होगी। 1330 का लक्ष्य 1250 से बढ़ाकर IGL पर किया। एक और स्टॉक ICICI बैंक, इसके लिए वीकेंड पर बड़ा एक्शन, जो कि इनका जनरल इंश्योरेंस करने वाली कारोबार करने वाली जो कंपनी है ICICI लोम्बार्ड, इसका IPO लाने के लिए कंपनी ने DRH भी फाइल कर दिया। और ये क्यों अहम है वो मैं आपको बता दूँ। ICICI प्रू, ये स्टॉक लाइए पहले। ICICI प्रू ये हाल ही की लिस्टिंग, और ये ICICI बैंक की एक कंपनी थी
जिसमें लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार था। और इस स्टॉक में देखिए पूरा थोड़ा लंबा 1 साल का चार्ट दिखाइए, वैसे 1 साल हुआ नहीं लिस्ट होके, लेकिन 1 साल का चार्ट, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से 350 रुपए से स्टॉक भागकर, हाँ 6 महीने हुए तो देखो ये लगभग 300 रुपए के आसपास बॉटम बनाकर ये स्टॉक देखिए 500 के आसपास। तो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो जाहिर सी बात है कि जनरल इंश्योरेंस का कारोबार, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है जितना लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी बड़ा तो है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ये किया। आईसीआईसीआई बैंक क्या इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर है वैल्यू अनलॉकिंग के लिहाज से, और लोग हाथों हाथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के आईपीओ को लेंगे? अविनाश, क्या समझते हैं आप ये इस खबर को देखकर? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट वैल्यू अनलॉकिंग तो ज़रूर है आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आईसीआईसीआई प्रू के शेयर में हमने देखा है कि पब्लिक इशू के बाद जिस प्रकार से इंटरेस्ट आया, कंपनी ने नतीजे भी अच्छे दिखाए, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आईपीओ डेफिनेटली अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इनिशियल लिस्टिंग में भी और आगे आने वाले दिनों में भी कंपनी अच्छा मुनाफा रिकॉर्ड करेगी, तो आईसीआईसीआई बैंक को जरूर पॉजिटिव इसका रबाव इफेक्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई बैंक पर नजर रखिए, अच्छी तेजी और यहां पर देखने को मिल सकती है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद sptulsian.com के एसपी तुलसियान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे उनकी आज की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कॉल क्या है, और काफी सारे शेयर हैं जहां पर खबरें हैं उस पर भी उनसे बात करेंगे। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के उस बाद। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त। गौरव बिस्सा, अविनाश गोरक्षकर और संदीप वागले साहब तो हैं ही, लेकिन और दमदार करते हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट sptulsian.com के श्री एसपी तुलसियान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सोमवार का दिन है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आपकी इन्वेस्टमेंट पिक तो लेनी है, लेकिन उससे पहले आज एक बड़ा सवाल मन में आ रहा है, वो पूछना चाहता हूँ। 10,000 आज हो जाएगा क्या सर? 10,000 शायद टच एंड गो हो, मेरे हिसाब से आज नहीं होगा अनिल जी, लेकिन आज या कल 2 दिन में निश्चित है कि 10,000 का आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। जी बताएं सर, इस लेवल पर कौन सा इन्वेस्टमेंट चुना है आप, कौन सा शेयर चुना है आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? देखिए अनिल जी, हम लोग जो हैं करीबन पिछले 1 क्वार्टर से या 2 क्वार्टर से स्टील स्टॉक्स पे काफी पॉजिटिव हैं, और खास करके माइल्ड स्टील स्टॉक्स में। और हमेशा चूंकि हमारा एक फोकस रहता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे, बिकॉज अगर आपको वैल्यू एक्रीशन लेना है तो पहले जब हम लोग करीबन 1.5 साल से जेएसडब्ल्यू स्टील पे कॉल दे रहे थे, जो ऑलरेडी डबल से ऊपर हो गया है पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन अब जो हमारा फोकस है वो थोड़े है मिड कैप स्टील स्टॉक्स पे, और उसी क्षेत्र से हमने एक कंपनी चुनी है, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी का देखें तो मेन बिजनेस इनका है वो स्टील है। इनके 11 लाख टन पर एनम की स्टील की कैपेसिटी, और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, यानी ये आयरन ओर से लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये फ्लैट प्रोडक्ट्स में नहीं है, जैसे एचआर कॉइल वगैरह नहीं बनाते हैं, लॉन्ग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ब्लूम्स, बिलेट्स, इनगट्स, स्ट्रक्चरल्स। और इनके पास जो है पूरी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, यानी खुद का 230 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट है, और उसके अलावा जो 230 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट है और स्पॉन्ज आयरन बनाने के लिए इनको रिसेंटली कोल इंडिया से 5 साल के लिए कोल लिंकेज की एक अलॉटमेंट मिला है 13 लाख टन पर एनम का, जो इनकी पूरी कैप्टिव रिक्वायरमेंट को मीट करता है। और कंपनी ने करीबन 1 महीने पहले जब ये अनाउंसमेंट किया था कि उन्हें 5 साल के लिए कोल लिंकेज मिला है 13 लाख टन का, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि उनको 70 करोड़ रुपए पर क्वार्टर की सेविंग होगी। यानी जो अगर आप देखें तो सालाना अगर 70 करोड़ बचाएंगे और 5 साल का व्यू लेवल, तो इनकी वर्किंग में कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इन्हें जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3 या 4 महीने में, इन्हें मिला है आयरन ओर और फेरो एलॉयज की माइंस ओडिशा में, वो मिली है करीबन 50 साल के लिए। तो ये दोनों का दोनों यानी पूरा का पूरा कैप्टिव इंटीग्रेटेड, कैप्टिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कैप्टिव सोर्स ऑफ पावर, और इस हिसाब से और जिस हिसाब से हमने स्टील के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखा है, अपार्ट फ्रॉम जो बेटर रियलाइजेशन है प्रोडक्ट का जैसे लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। अगर आपने देखा होगा एसआर स्टील के जो लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स की अहमदाबाद हाईकोर्ट की जो फिगर्स आ रही थी, उसमें एसआर स्टील ने कहा था कि अब हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 81% है, जो उनकी पिछले साल FY16 में 73-74% थी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से प्लस कैप्टिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है, प्रकाश इंडस्ट्रीज को इसका एडवांटेज मिला है। FY17 का अगर मैं इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थोड़ी नजर डालूं तो 2400 करोड़ की टॉप लाइन थी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 88 करोड़, जो पिछले वर्ष में यानी FY16 में 23 करोड़ था। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात हमें जो लगी कि FY17 का जो 88 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसमें से 42 करोड़ रुपया जो है वो अकेले Q4 में आया, यानी 46 करोड़ जो है पहले 9 महीने में, 42 करोड़ लास्ट के 4th क्वार्टर में। तो जो मैंने कहा कि एक राइजिंग ट्रेंड है, और आज कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस
करेगी। जनरली हम रिजल्ट्स के पहले कोई भी स्टॉक को रेकमेंड करने के लिए एक परहेज करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव व्यू है और Q4 के रिजल्ट्स को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मेरे हिसाब से Q1 के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। और एक्चुअली उसी के डायरेक्शन में अगर आप देखें तो पिछले 2 या 3 दिनों से स्टॉक जो है वो एक एक्यूमुलेशन में है। इन्फॉर्म्ड सर्कल्स काफी अच्छी बाइंग कर रहा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका FY17 का EPS 6 रुपया था, जो FY16 में 1 रुपये 75 पैसे था। तो अब अगर आप और दूसरे इसके अलावा अगर मैं इसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग देखूं तो 150 करोड़ की इक्विटी है, 140 से 150 करोड़ की इक्विटी हुई है लार्जली FCCB कन्वर्शन से। तो FCCB कन्वर्शन जब होता है तो आपकी बुक वैल्यू, नेटवर्थ और इक्विटी बढ़ती है और आपका डेट कम होता है। इसीलिए अगर आप पूरे कंपनी का देखें, नेटवर्थ 2200 करोड़, डेट 600 करोड़। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टील सेक्टर में 0.3 का डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिलेगा। पी जो है तकरीबन 11-12 का है अगर मैं वर्तमान में करंट ईयर में उनकी EPS 8 रुपए के आसपास मानूं, और बुक वैल्यू 160 रुपया है। तो 160 के सामने शेयर वर्तमान में 115-116 रुपए चल रहा है। और जैसे हमारा स्टील सेक्टर पे पॉजिटिव आउटलुक है, इन चीजों को देखते हुए हमारा बाई कॉल है और टारगेट 145 रुपए का है प्रकाश इंडस्ट्रीज पे 6 महीने में। 6 महीने में 145 का टारगेट प्रकाश इंडस्ट्रीज। आज नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी रखिएगा नजर। तुलसियान जी, AU फाइनेंस, CDSL, हुडको में शुक्रवार की बड़ी गिरावट को आपने किस तरह से रीड किया? बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और अब इन शेयरों पर आपका क्या व्यू है, ये भी बताइए। देखिए, एक्चुअली ये जो था, मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा बाजार के लिए कमजोर है। और एक्चुअली इसी पे मैंने अपना एक आर्टिकल बना के मनी कंट्रोल जो अपनी साइट है, मैंने उस पर भी मेरा व्यू दिया है। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको जरूर पढ़े। मनी कंट्रोल जो हमारे अपने ग्रुप की साइट है। और अगर आप इसमें चीज देखें तो मैं कहूंगा कि एक तरह से जो प्राइस मैनिपुलेशन था, जो ग्रे मार्केट से शुरू हुआ और काफी शेयर मॉपअप, इसमें क्या होता है कि आपको वैल्यूएशंस तो जब तक आपके पास शेयर है तब तक आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऊंचे के भाव पे इतने स्ट्रेच वैल्यूएशंस हो गए थे। और शायद अगर आपको याद हो तो शायद हमने पता नहीं शुक्रवार को आपके चैनल पे या CNBC TV 18 पे मैंने वार्न किया था गुरुवार और शुक्रवार को कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हैं और अगर कोई किसी के पास भी शेयर हो तो प्रॉफिट बुकिंग करो और इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से प्राइस मैनिपुलेशन, जो पूरा मैंने गेम दिया है कि कैसे प्राइस मैनिपुलेशन होता है उस आर्टिकल में, मनी कंट्रोल के आर्टिकल में, तो ये मेरे हिसाब से बाजार के लिए काफी घातक है। हो सकता है कि अगर ऐसे सिचुएशंस कंटिन्यू की, मेरे हिसाब से सेबी रेगुलेटर इसमें जरूर एक इस चीज को इंक्वायरी करेगा, लेकिन अगर यही रवैया चलते रहा तो प्राइमरी मार्केट के लिए बहुत घातक है। और ये जो एपिसोड हुआ CDSL, हुडको, AU फाइनेंस में, इनकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैल्यूएशंस पे निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क है। और वो तकरीबन अगर आप देखें तो एक अनुमान लगाएं जिस हिसाब से वॉल्यूम हुआ है उसमें रिटेल इन्वेस्टरों को करीबन नहीं तो भी 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, चाहे वो मार्क टू मार्केट हो सकता है साल 2 साल में फिर से भाव आवे, लेकिन जो वर्तमान में जो एपिसोड हुआ, जिस हिसाब से प्राइस मैनिपुलेशन हुआ, वो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम नई लिस्टिंग्स पर। महंगे हैं, वैल्यूएशंस ज्यादा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। संदीप वागले साहब, अविनाश गुरश्कर जी, गौरव बिस्सा साहब और sptulsian.com के श्री SP तुलसियान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुलसियान सर, बात करना चाहता हूं 3 फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स पर। कर्नाटका बैंक, जिसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर हुई है, इसके साथ साथ DCB, जिसमें थोड़े से स्लिपेजेस बड़े हैं, और तीसरा स्टॉक होगा ग्रू फाइनेंस। आपने किस तरह से एनालाइज किया इन नंबर्स को, और अब क्या कॉल है नतीजों के बाद इन तीनों शेयरों पर? देखिए हेमंत जी, कर्नाटका बैंक ने मैं कहूंगा कि डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है। स्लिपेजेस जो है काफी ज्यादा है। एक्चुअली इतनी उम्मीद कर्नाटका बैंक से नहीं थी। ओवरऑल अगर आप फिर भी एक वैल्यूएशन कॉल लें तो हो सकता है कि आप इस एक क्वार्टर के रिजल्ट को नजरअंदाज करें, बट जिस हिसाब से शेयर में एक स्टैग्नेशन है आफ्टर राइट्स इशू आने के बाद में, और जिस हिसाब से Q4 का नंबर आया है, खास करके एसेट क्वालिटी स्लिपेज पे, वो मेरे लिए काफी चिंताजनक है। तो मैं उस स्टॉक से थोड़ा सा परहेज करूंगा। DCB में आपकी बात निश्चित
रूप से सही है कि थोड़ा सा राइट ऑफ ज्यादा हुआ, और अगर इवन देखें एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई, पर उनकी जो लोन ग्रोथ है और उनकी जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2%, और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थोड़ा सा प्रोविजन देखने मिला है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी चिंता की विषय। लेकिन डीसीबी बैंक अपने आप में जो है फुल्ली प्राइस्ड है, यानी काफी ज्यादा वैल्यूएशंस में रिजल्ट की वजह से शेयरों में शायद प्रॉफिट बुकिंग देख सकता हूं, लेकिन एसेट क्वालिटी या रिजल्ट्स की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो वीकनेस आएगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा रनअप हो चुका है। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। बाकी मैं रिजल्ट से एक डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, लार्जली बिकॉज ऑफ कि निम आपको 4.2% देखने को मिली, प्लस लोन ग्रोथ काफी अच्छा दिखाई दिया। तीसरी चीज जो ग्रुप फाइनेंस है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसके रिजल्ट्स को आपको YOY कंपेयर करना पड़ता है। Q4 उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, तो YOY के अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो कंटिन्यूअस स्टेडी आपको एक ग्रोथ दिखाती है। और ये एक आश्चर्य की बात यह है कि ग्रुप फाइनेंस शायद सबसे महंगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का शेयर है, पर फिर भी जो है मार्केट इसको हमेशा इतना रिच वैल्यूएशंस देते रहे। हो सकता है शायद HDFC की सब्सिडियरी हो इस वजह से, या एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो। तो ग्रुप फाइनेंस के Q1 नंबर से कोई शिकायत नहीं है। कर्नाटका बैंक ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है। DCB बैंक का रिजल्ट जो है, रिजल्ट्स के हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए। और अब फोकस करते हैं आज आने वाले नतीजे पर। जुबिलेंट फूडवर्क्स आज नतीजे पेश करने वाला है, और नतीजों से पहले गौरव ये बताइए कि किस तरह की पोजीशंस वायदा कारोबार में बनी, क्या कुछ तेजी की पोजीशन बन रही है? एक्शन में था स्टॉक शुक्रवार को, और नतीजों से पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं दो, नोमुरा और मॉर्गन दोनों की तरफ से 1250 का लक्ष्य, नहीं माफ कीजिएगा, CLSA और डॉइश बैंक की तरफ से 1250 का लक्ष्य। खरीदना चाहिए या फिर देर हो चुकी है? नहीं, काफ़ी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, और इतना लिक्विड स्टॉक नहीं है, फिर भी अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बनी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। अब ये कितने लेवल्स पे अगर ये ओपन होता है, अगर आपको ये 1180 1195 तक मिलता है तो आप 1160 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको आज 1220 1230 के लेवल्स आपको देखने मिल सकता है, लेकिन अगर ये 1200 के ऊपर ही क्लोज होता है, ओपन होता है, तो फिर रिस्क टू वर्ड आपकी 1:1 हो जाती है। एक बार पॉसिबिलिटी है कि 1230 के लेवल 1240 के लेवल भी टेस्ट कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, 1:1 का रिस्क टू वर्ड होगा। बाकी स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से और आपको 5-7% का आपको अपमूव देखने मिल सकता है। चलिए, तो अच्छी तेजी शुक्रवार को देखी गई, दिन के उच्चतम स्तर के करीब जाकर इसने समाप्ति दी। आज परिणामों पर सबकी नजर होगी। परिणाम वाले दिन ये बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, तो आज देखना होगा कि किस तरह के नतीजे ये कंपनी पेश करती है। उम्मीद तो अच्छे नंबर्स की, और बड़े फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस के ऊपर बुलिश भी हैं। कोई कॉल इसके ऊपर, और जो ये तेजी हुई शुक्रवार को इस एंटीसिपेशन में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, प्रीवियस क्वार्टर के नंबर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से जो सिंगल स्टोर ग्रोथ है, वहाँ पे अगर ग्रोथ 3% से नीचे आती है तो डेफिनेटली बड़ा नेगेटिव सरप्राइज होगा। और मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा कहना डिफिकल्ट है। GST के बाद पिज़्ज़ा के भाव काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम इस क्वार्टर में कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल बी बेटर टू वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट। मैनेजमेंट की क्या कॉमेंट्री रहेगी, मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग मुझे नहीं लग रहा है कि अभी रिजल्ट्स के पहले करने की कोई गुंजाइश है। फ्रेश बाइंग। अच्छा, आप ये कहने कि 3% से नीचे सेम स्टोर बिल्कुल SSG वो एक पेन पॉइंट था। किससे ऊपर आए तो आपको मजा आ जाएगा? मेरे ख्याल से आई थिंक कम से कम 4.5-5% अगर आता है तो फिर आई मीन रीजनेबल हम कह सकते हैं कि लोगों ने काफी ज्यादा पिज्जा खाए हैं, बट GST के बाद पिज्जा खाना जितना जरूरी था ना, उतना डंकिन डोनट्स के दुकानों का बंद होना भी जरूरी था, जो कि वो एक ड्रैग था बैलेंस शीट के ऊपर से। नए मैनेजमेंट ने आके उसमें काफी सारा काम किया है, कॉस्ट कटिंग किया है, बट मेन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनल बिजनेस से आना चाहिए। एल्केम लैब, इसके चार्ट देखिए जरा वागले साहब। बड़ी रिलीफ की बात है कि तलोजा में 10 से 14 जुलाई के बीच में तलोजा में के प्लांट पर इनके वो इंस्पेक्शन किया। US FDA ने कहा भाई सब ठीक ठाक है, कोई आपत्ति नहीं। आजकल तो इसी पे शेयर चल जाते हैं एक्चुअली कि कहीं US FDA ने कहीं कोई आंखें नहीं दिखाई। क्या करेंगे अनिल जी? बहुत ही इलिक्विड, हाँ ये बात तो सही एक है, और साइडवेज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अगर आप 10, 12, 15 महीने का व्यू लेते हैं तो अदरवाइज मुझे चार्ट में वैसे लेवल से बता दीजिए खाली आप। तो मुझे स्ट्रेंथ तब दिखेगी जब 1890 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ से भी 100 रुपए ऊपर अगर क्लोज होता है तो ऊपर में 1890 और नीचे में शायद 1700 ब्रेक ना करे। 1700, 1800, 1700, 1900 की ट्रेडिंग रेंज होगी। ठीक, चलिए, तो इस पर रखिएगा नजर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसके बाद आपने क्या रीड किया, उसके आउटकम से क्या व्यू बन रहा है अब इस शेयर पर?
नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक अभी तो क्लियरली जिस प्रकार का मर्जर का प्रपोजल अनाउंस किया है, मेरे ख्याल से कोर बिजनेस तो डेफिनेटली अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बट ये जो मर्जर की बातें हो रही है, मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है कि आगे अगर ये मर्जर फाइनली आरबीआई अप्रूवल करता है तो ये अनलिस्टेड कंपनी रहेगी, फाइनली इनको आईडीएफसी के शेयर मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वैल्यूएशन के ऊपर क्या वैल्यूएशन मल्टीपल लगेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 महीनों में क्लियर हो जाएगा कि ये मर्जर फाइनली पास थ्रू होता है कि नहीं, और उसके बाद ही स्टॉक में एक अच्छा डायरेक्शनल कॉल देखने को मिलेगा। ओके, ये है श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर आखिरी मिनटों में तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में ये पूरा भरोसा दिलाने की कोशिश की शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा जाएगा, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करें कि आज फिर से स्टॉक दिखेगा एक्शन में पॉजिटिव साइड पर इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद। लेकिन पॉजिटिव साइड पर एक्शन दिखने वाला है अब से कुछ ही मिनटों में, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे भारतीय बाजारों में जो 40 अंकों की तेजी एसजेएक्स निफ्टी पर दिख रही है और 9,950 के जो सारे टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं, क्या उसके आसपास शुरुआत होगी। ग्लोबल मार्केट्स में बेहद दमदार मजबूत रुपए की ओपनिंग पर रखेंगे नजर, और बताएंगे आपको कि स्टॉक 2020 में कौन से हैं आज के लिए 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन इसके साथ ही 9:15 से आपके लिए होगा बाजार का भरपूर एक्शन। और उन सबको आप देखने, सुनने और ट्रेड करने के लिए तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स की टीम के साथ। लौटेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज तो आपको पता ही है ब्रेक वैसे भी बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा लेकर